हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी से ही यह निर्धारित किया होता है कि नोड्स के मध्य जो डाटा को संचार करने के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध होते हैं और नेटवर्क को स्थापित करने की जो लागत और जटिलता की जो काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर रहती है। अतः टोपोलॉजी को निर्धारित करते समय उसकी जटिलता, लागत और भविष्य में होने वाले जो विस्तार आदि बातों को ध्यान देने के लिए कुछ टोपोलॉजियों का अध्ययन करेंगे। कुछ टोपोलॉजी कौन कौन सी है, जिसमें से पहली टोपोलॉजी आती है यानी बस टोपोलॉजी या रे के टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है। बस या रे के टोपोलॉजी ये कंप्यूटर की एक केबल से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर के केबल्स के माध्यम से जुड़ी होती है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः यानी कोएक्सियल केबल को काम में लिया जाता है। जो हमारे रेखीय या बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल को काम में लेते हैं, क्योंकि केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगाए जाते हैं और प्रत्येक टर्मिनेटर पर यह युक्ति या एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, यानी NIC एक कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से नेटवर्क को कुछ जुड़ा होता है, जो प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट यानी एड्रेस होता है। रेखीय टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी होती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में डाटाओं को संचरण करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर को ऑन हो। किसी भी कंप्यूटर ख़राब हो जाने पर जो बाकी शेष सभी कंप्यूटरों पर नेटवर्क कार्य करता रहता है और इसका जो विस्तार होता है वो काफ़ी आसान माना जाता है, क्योंकि नए कंप्यूटर या अन्य कोई युक्ति को बस में कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए रेखीय या बस टोपोलॉजी को लाइनर या बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें NIC कार्ड का यूज़ किया जाता है और दूसरी बात इसमें कोएक्सियल केबल को काम में लिया जाता है, जो एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ने के लिए हम दो टर्मिनेटर काम में लेते हैं। कितने दोनों सिरों पर एक एक टर्मिनेटर जोड़ा जाता है। बस टोपोलॉजी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे बस टोपोलॉजी में जो एक कोएक्सियल केबल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर एक सीरियल बस या लाइनर बस के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए एक युक्ति काम में नहीं ली जा सकती, जिससे कोई भी खराबी ढूंढने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये टोपोलॉजी बस की जो लंबाई अधिक होने पर इसे रिपीटर का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क को रिपीट करने का कार्य काम में लिया जाता है। उसके बाद हमारी अगली टोपोलॉजी आती है वलय टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वलय टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी होती क्या है? वलय टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी ये होती है दोस्तों, क्योंकि इस टोपोलॉजी में जो सभी नोड्स होते हैं एक रिंग या वलय के रूप में जुड़े होते हैं, यानी जो सभी नोड्स होते हैं वो एक रिंग या वलय के रूप में जुड़े होते हैं और इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए हमें ट्विस्ट फेड केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल केबल को काम में लेते हैं। इस प्रकार की जो वलय टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें तीनों केबलों को काम में लिया जा सकता है। जो हमारे इन केबलों के जो नोड्स को जोड़ने के लिए टर्मिनेटर का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक नोड्स होते हैं वो अपने समीपवर्ती दो नोड्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और इसमें एक नोड्स डाटा को प्राप्त करता है, दूसरा नोड्स होता है वो डाटा को संचारित यानी भेजता है। इस प्रकार प्रत्येक नोड या डाटा संकेतों को आगे प्रेषित करने से पूर्व उनमें एक एम्पलीफाई लगाया जाता है, जो हमारे डाटा को कन्वर्ट यानी परिवर्तन करने के काम में एम्पलीफाई कार्य करता है। इस प्रकार ये वलय टोपोलॉजी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमारे कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल या ट्विस्ट फेड केबल को माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। अब आती है जैसे प्रत्येक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक नोड का प्रयोग किया जाता है, एक तो प्राप्त करने वाला एक भेजने वाला। दोनों नोड्स अलग अलग कार्य करते रहते हैं, यानी सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के रूप में ये नोड्स हमारे काम करते हैं। और इसी जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें जो कोई भी जो मुख्य कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है।
इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क का काम में अधिक उपयोग मानी जाती है, क्योंकि यह एक विश्वसनीय टोपोलॉजी के रूप में काम करती है। इसमें डाटा को संचार केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करना पड़ता है और इसमें रिपीटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसमें रिपीटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर है वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है तो वह पूरा नेटवर्क फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक नोड हटाने पर या नोड जोड़ने पर पूरा नेटवर्क बाधित होता है। उसके बाद आती है तारा टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तारा टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी होती क्या है? तारा टोपोलॉजी में सभी नोड से एक केंद्रित कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो हमारा मुख्य कंप्यूटर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, और जिसे हम हब या होस्ट की भी कहते हैं। यानी यह होस्ट होता है हमारा, जिससे हमारे मुख्य कंप्यूटर से, इसमें तारा टोपोलॉजी यानी स्टार टोपोलॉजी में पूरे कंप्यूटर ये मुख्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसमें कोई भी नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते हैं, यानी लाइन बाई लाइन नहीं जुड़े रहते हैं। ये नोड्स की जो मध्य होता है जो केंद्रित कंप्यूटर के माध्यम से ही कनेक्टेड होता है, और यह सभी नोड्स से के मध्य होने के वाले जो संचार को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है। आप इस चित्र के माध्यम से यानी जो हमारे स्टार टोपोलॉजी है उसको देख सकते हैं। ये हमारे जो मुख्य कंप्यूटर यानी कंट्रोलर से जुड़ा होता है, जिसे हब कहा जा सकता है। इसमें हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है, क्योंकि एक नोड के खराब होने पर शेष नेटवर्क को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो हमारे पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता रहता है। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी होता क्या है? ट्री टोपोलॉजी में नोड्स को सोपानवत यानी जो हायरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड्स को रूट्स नोड्स कहते हैं। जो ये ऊपर वाला सेंट्रल नोड्स हब होता है उसको रूट्स नोड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस रूट्स नोड्स को दो उप नोड्स में बांटा जाता है, और दो उप नोड्स को एक पदानुक्रम में उसके भी दो उप नोड्स में उनको डिवाइडेशन किया जाता है, यानी एक प्रथम और द्वितीय तृतीय श्रेणी की स्तर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से यानी जो ट्री टोपोलॉजी है उसको देख सकते हैं। यह बस टोपोलॉजी से थोड़ा बदला हुआ रूप माना जा सकता है। उसमें सीरियल वाई वन लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें बस एक टोपोलॉजी को दो उप नोड्स में बांटा जाता है, और एक उप नोड्स को दो और आगे की उप नोड्स में बांटा जाता है। आपके बाद 5वां नंबर का जो टोपोलॉजी होता है वो हमारा है जाल टोपोलॉजी। अब जाल टोपोलॉजी होता क्या है या ग्राफ टोपोलॉजी की क्या है? जाल टोपोलॉजी या ग्राफ टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट संरचना को काम में नहीं ली जा सकती, क्योंकि नोड्स किसी भी दूसरे नोड्स को जोड़ा जा सकता है। एक नोड से माध्यम से दूसरे नोड्स को जोड़ने का कार्य जो आसान होता है, जो एक से अधिक नोड्स से भी जुड़ा हो सकता है। कौन से टोपोलॉजी में? ग्राफ या जाल टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड से एक दूसरे से जुड़े हो, क्योंकि आपस में एक जालनुमा आकृति में बने हुए होते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से जाल टोपोलॉजी को देख सकते हैं, जिसमें इसमें एक नोड से दूसरे नोड से तीसरा नोड से, इसमें कोई भी नोड्स आपस में सीरियल वाइज नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि ये किसी से माध्यम से नोड्स में जुड़ सकता है। इस प्रकार ये जाल टोपोलॉजी होती है, जिसे ग्राफ टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क युक्तियाँ यानी नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस होता क्या है? नेटवर्क डिवाइस वो होता है जो हमारे उपकरण या इकाई होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में डाटा आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जो हमारे कंप्यूटर है उसमें नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस यानी जो इंक्रीमेंट होता है उसे नेटवर्क डिवाइस उपकरणों को इंक्रीमेंट कहते हैं। और इसके नीचे कुछ प्रमुख यानी नेटवर्क डिवाइस का विवरण दिया गया है, जो हमने सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडेम। अब मॉडेम नेटवर्क डिवाइस का मतलब होता क्या है? मॉडेम का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका ऐसे संकेत यानी जो सिग्नल्स होते हैं उनको उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से और कम खर्च में भेजा जा सकता है। क्योंकि सामान्यतः यह एनालॉग फ़ोन मॉडेम काम कर लेता है। जो हमारे लैंडलाइनिंग फ़ोन होते हैं उनमें
इस मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से जोड़ा जा सकता है। जो हमारे कंप्यूटर है उनको फ़ोन लाइन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं। जो हमारे टेलीफोन यानी जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उस पर सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को भेजने के कार्य कर सकता है, जबकि जो कंप्यूटर में केबल यानी जो केबल के माध्यम से एक डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजा जाता है और उसे हम समझ भी सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति जो स्थापित करने का जो कार्य होता है वह हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि मॉडेम से यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? बदलने का कार्य करता है। एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में किसके माध्यम से? एनालॉग यानी हमारे मॉडेम के माध्यम से इसको कन्वर्ट किया जाता है। उसमें से जैसे डिजिटल को एनालॉग में बदलने के कारण इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम मॉड्यूलेशन कह सकते हैं, यानी डिजिटल को एनालॉग संकेतों में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और एनालॉग को डिजिटल में बदलना उसको डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यानी एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, और डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। इस प्रकार हम मॉडेम शब्द यानी मॉड्यूलेशन शब्द से मो और डीमॉड्यूलेशन से डेम को आपस में जोड़कर मॉडेम बनाया जाता है। यानी मॉडेम शब्द से तो मो को लिया जाता है, जबकि डीमॉड्यूलेशन से हमने डैम लिया जाता है, जो आपस में जोड़कर इसको मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मॉडेम कहा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से मॉडेम को देख सकते हैं, जो हमारे एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम में इस मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। बाज़ार में 3 प्रकार के या बहुत सारी कंपनियां आ गई आजकल, तो उसमें अलग अलग टाइप के मॉडेम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद आता है रिपीटर। अब रिपीटर होता क्या है? रिपीटर वो होता है दोस्तों, इसके माध्यम से यानी जो संचार करने वाले जो संकेत होते हैं उनको कुछ दूर चलने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उनको प्रत्येक माध्यम में एक संकेत को एक निश्चित दूरी तक भेजने का जो कार्य करता है, और 2 कंप्यूटर की दूरी अधिक होने के पर ये इस रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो संकेत कमज़ोर को यानी एम्पलीफाई कर सकें। एम्पलीफाई का मतलब है जो परिवर्धित करने की युक्ति को एक रिपीटर यानी मजबूत बना सके, और इसका कार्य होता है रिपीटर कहलाता है। यानी इसको हिंदी में पुनरावर्तन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुनरावर्तन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः रिपीटर 2 प्रकार के होते हैं। एम्पलीफायर जो एम्पलीफायर और सिंगल जनरेशन वाला डिवाइस होता है। जो एम्पलीफायर होता है क्या होता है? सिंगल डिवाइडेशन होता है। तो इन रिपीटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले चित्र में देख सकते हैं आप, इस रिपीटर के माध्यम से देखते केबल जो सेगमेंट होता है, केबल सेगमेंट फर्स्ट यानी और केबल सेगमेंट सेकंड, जिसमें फर्स्ट में कंप्यूटर एक्स और वाई जुड़े हुए होते हैं, जबकि केबल सेगमेंट सेकंड में कंप्यूटर जेड को जोड़ने का कार्य इस रिपीटर के माध्यम से किया जा सकता है। एम्पलीफाई क्या होता है? एम्पलीफायर का मतलब दोस्तों ये होता है, क्योंकि ये सिंगल जो हमारा सिग्नल होता है उसको प्रवर्धित करने का काम करता है, क्योंकि यह मुख्य संकेतों के साथ साथ अवांछित यानी जो नॉइज एक्स्ट्रा वॉइस होती है उनको हटाने का कार्य एम्पलीफायर करता है। कौन करता है? एम्पलीफायर करता है। उसके बाद आता है सिंगल जनरेशन डिवाइस। सिंगल जनरेशन डिवाइस होता क्या है? सिंगल जनरेशन डिवाइस वो होता है दोस्तों जो हमारे सिंगल यानी जो रिपीटर में जो सिंगल आते हैं उनमें से जो अवांछित जो नॉइज होती है, एक्स्ट्रा वॉइस होती है, उनको हटाने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें रिपीटर सिग्नल में नॉइज को अलग और करके उसके मूल रूप को संचित यानी जो रिग्रेशन करती है, क्योंकि उसे प्रवर्धित करती है, फिर उन्हें संचारित कर देती है। फिर इसलिए इसे जटिल कार्य करते। आपने कभी ये सोचा होगा, आपने कभी भी कोई कॉल करते हो तो आपकी डबल आवाज़ आने लग जाती है। उनको एक जो मूल वॉइस होती है उसको कन्वर्ट करता है, उसी को भेजता है, और एक्स्ट्रा जो वॉइस होती है उसको हटाने का कार्य सिंगल जनरेशन डिवाइस के माध्यम से हटाया जाता है। किसके माध्यम से? सिंगल जनरेशन डिवाइस या एम्पलीफायर के माध्यम से हटाया जाता है, और ये काफ़ी महंगे होते हैं। उसके बाद आता हमारा ब्रिज। ब्रिज क्या है? अब ब्रिज का मतलब ये एक ऐसी युक्ति होती है जो अलग अलग संचार के माध्यम से यानी जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसमें प्राप्त करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करती है।
क्योंकि नोड्स की संख्या बढ़ाने पर यह लैन नेटवर्क में प्रभावी डाटा को स्थानांतरण की गति कम हो जाती है और जिससे काफ़ी कार्य क्षमता विपरीत असर पड़ता है। इसका जो समाधान होता है वो अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दिया जाएगा और ऐसा करने से नेटवर्क में अधिक नोड्स भी जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एक भौगोलिक सीमा का विस्तार होता है और यह ब्रिज सर्वथा उपयुक्त युक्ति भी काम में ली जाती है, क्योंकि ब्रिज एक सस्ती और आसान तकनीकी आधारित युक्ति होती है एंड डिवाइस होती है जो ब्रिज के उपयोग से नेटवर्क को प्रभावी आकार में यानी उसकी रेंज को बढ़ाने का कार्य ब्रिज के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें रिपीटर की तरह ब्रिज भी सिग्नल को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? ये ब्रिज करता है। आप इस चित्र के माध्यम से ब्रिज के चित्र को देख सकते हैं, जिसमें हमारे जो नेटवर्क कमज़ोर पड़ जाता है उसकी जो स्पीड बढ़ाने का कार्य ये हमारे ब्रिज के माध्यम से किया जा सकता है। ब्रिज ये है, इसमें दो हब जुड़े हुए होते हैं, जो हबों से हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? हमारे कंप्यूटर हब से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आता है राउटर। अब राउटर होता क्या है दोस्तों? राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता रहता है। किसकी भांति? यानी जो ब्रिज होता है इसके जोड़ने का अलग अलग कार्य करता रहता है, किंतु जो राउटर होता है वह ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है, क्योंकि ब्रिज थोड़ा कम दक्षता का होता है और ये राउटर होता है वो अधिक दक्षता का कार्य होता है। ब्रिज संकेतों को केवल आगे के मार्ग यानी पाथ देने का कार्य करता है, जबकि राउटर उन्हें परिष्कृत करने के आगे भेजता है। यानी ये आगे ब्रिज होता है हमारा आगे का मार्ग देने का कार्य करता है, या राउटर उन्हें परिष्कृत करके उनको पढ़कर या उसको यूज लेकर उसको आगे भेजने का कार्य हमारे राउटर के माध्यम से किया जाता है। राउटर इसे जुड़े हुए सभी नेटवर्क से डाटा को प्राप्त करने तक तथा पहुंचाने और उसके पते पर आधार आगे प्रेषित करने का कार्य, जो भेजने का जो कार्य होता है वो राउटर का भी होता है। यानी जो डिस्टेंस एड्रेस होता है उसके आधार पर ये राउटर हमारी जो सूचनाएं होती है उनको आगे प्रेषित करता है। आप इस चित्र के माध्यम से राउटर को देख सकते हैं। राउटर होता क्या है? राउटर ये देखो, ये राउटर होता है जो हमारे डिवाइस जुड़े होते हैं। जैसे ये एक पहला वायरलेस जुड़ा होता है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 और डिवाइस 4 आपस में एक राउटर से जुड़े होते हैं। ये हमारे डाटा जो सिग्नल होता है, जो इंटरनेट होता है, उनको आगे भेजने के लिए और उच्च दक्षता के भेजने के कार्य ये राउटर कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? राउटर कार्य करता है। उसके बाद आता है गेटवे। अब गेटवे होता क्या है? गेटवे वो होता है जो ब्रिज और राउटर की ही तरह ही अलग अलग नेटवर्क को परस्पर जोड़ने वाला डिवाइस होता है, क्योंकि गेटवे एक तकनीक राउटर से अधिक जटिल होती है। जो गेटवे होता है वो राउटर से अधिक जटिल कार्य को करने का सहायक होता है, क्योंकि इसमें दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। यानी अलग अलग नेटवर्क को आपस में गेटवे के माध्यम से जोड़ने का कार्य होता है और यह जटिल कार्य करता रहता है। किससे? राउटर से ज़्यादा। राउटर जैसे इसमें कार्य होता है, जैसे रिपीटर, ब्रिज अथवा राउटर की जो संभावित जो कार्य जो उन्हीं मतलब रिपीटर और ब्रिज और राउटर जो संभावित कार्य नहीं कर सकता वो गेटवे कार्य कर सकता है। गेटवे हमारे जो डाटा होता है उसके आगे का मार्ग प्रदान करने के अलावा यह डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने से पहले उसका जो आवश्यक रूपांतर भी कार्य करता है। जो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले जो संचार या प्रोटोकॉल भी होता है उसको भिन्न भिन्न होते हैं और इन प्रोटोकॉल को रूपांतरण करने का कार्य ये कौन करता है? हमारा गेटवे करता है। कौन सा करता है? गेटवे करता रहता है। गेटवे इन प्रोटोकॉल के रूपांतर गेटवे कार्य करता रहता है और इनके अलावा यदि दो नेटवर्क भिन्न होने के कारण जो एड्रेसिंग होता है स्कीम को वो गेटवे के माध्यम से रूपांतरित करने का कार्य भी किया जा सकता है। गेटवे एड्रेस रूपांतरित का कार्य भी करता है और गेटवे राउटर की तुलना में अधिक शुद्ध भी माना जाता है और अनेक युक्तियों को सुविधा प्रदान करने का गेटवे के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आता है होस्ट। अब होस्ट होता क्या है? होस्ट का मतलब ये होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क में जो अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका जो उद्देश्य होता है जैसे यूजर्स की प्रोग्राम को निष्पादन यानी एक्सेक्यूशन करना होता है। इन कंप्यूटरों को होस्ट कहा जा सकता है।
यानी वाइड एरिया जो बड़े इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उनमें अपने कंप्यूटर होते हैं, उनके जो यूजर्स तक के जो प्रोग्राम होते हैं उनको एक्सिक्यूशन या निष्पादन करने का कार्य किसके माध्यम से, होस्ट के माध्यम से किया जाता है। और इन कंप्यूटरों को जो होस्ट का जो कार्य करते हैं वो कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि होस्ट एक संचार का उपजाल होता है, यानी कम्युनिकेशन यानी सबनेट होता है जो परस्पर जोड़ने का कार्य होस्ट के माध्यम से होता है। किसी भी एक होस्ट को तभी कहा जा सकता है जब कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या उपकरण कर सके। यानी जिसे होस्ट का मतलब यानी हॉटस्पॉट बोलते हैं। किसी भी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करने का कार्य जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े कोई दूसरे कंप्यूटर या उपकरण का कार्य उनको यूज ले सकते हैं। सामान्यतः उपभोक्ता ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जा सकता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होस्ट संचालित किए जा सकते हैं। ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी एफटीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके माध्यम से आप संचार करने का कार्य किया जा सकता है। उसके बाद आता है RJ45 और जो कनेक्टर होता है RJ45 यानी जो 45 कनेक्टेड जो रजिस्टर्ड जैक यानी 45 होता है, जो संयोजक एक भौतिकी संयोजक युक्ति होती है जो देखने में केबल जैसी होती है और इसका उपयोग यानी स्थानीय या दूरस्थ स्थानों पर जो विभिन्न संचार और डाटाओं को उपकरणों को जोड़ने के लिए RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है, जो एकल लाइन संयोजक होता है जिसमें अनेक डिवाइसेस को कनेक्टेड किया जा सकता है, यानी पिन होती है, इसे RJ45 कहा जा सकता है, जो हमारे नेट के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। RJ45 आपको बताया था यह एक कनेक्टेड डिवाइस यानी केबल होती है जिसके माध्यम से डाटा या संचार को दूरस्थ स्थानों पर स्थानीय जो दूरस्थ स्थान होते हैं इन डाटा को संचार उपकरण को परस्पर जोड़ने का कार्य एक लाइन के रूप में इस केबल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें RJ45 में 8 पिन होती हैं। कितनी पिन होती है? 8 पिन काम में ली जाती है। RJ45 होता है उसमें 8 पिनों को काम में लिया जाता है और जो कनेक्टर होता है ये क्या है, कनेक्टर डिवाइस लगा होता है। इसमें जैसे नेटवर्किंग केबल या टेलीफोन केबल का उपयोग किया जाता है। इनको जोड़ने के लिए नेटवर्किंग केबल और टेलीफोन केबल का यूज ये RJ45 में यूज किया जाता है। किसे? RJ45 जिसमें 8 पिन होती है, इसमें छोटी छोटी पिन कितनी होती है? 8 पिन मानी जाती है। उसके बाद आता है ईथरनेट। ईथरनेट कार्ड क्या है? ईथरनेट कार्ड का मतलब यह NIC कार्ड कहा जाता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। इसे NIC कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी ईथरनेट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म ईथरनेट कहा जाता है, जो एक लैन अनुकूलन यानी जो एक लैन होता है, कौन सा? अडेप्टर। लैन अडेप्टर है जो कंप्यूटर को लैन नेटवर्क से जोड़ने का कार्य इसके माध्यम से मदरबोर्ड के जो स्लॉट में लगाया जा सकता है, यानी जो एक छोटा सा ईथरनेट कार्ड होता है यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको लैन कंप्यूटर यानी जो लैन नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कार्य करता है। यानी जो हमारा मदरबोर्ड है उसकी पिन या सॉकेट में इसको या स्लॉट में इस कार्ड को, छोटा सा कार्ड होता है, उसको जोड़ा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से ईथरनेट कार्ड को देख सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है। फिर यह लैन नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाता है, फिर उसमें नेट चलने लग जाता है। NIC का फुल फॉर्म आपको बताई थी अभी, NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो कंप्यूटर या नेटवर्क के जो बीच भौतिक संपर्क होता है उनको कनेक्टेड करने के लिए कार्य इस NIC का यूज किया जाता है। किसका? NIC का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है नोड्स। अब नोड्स होता क्या है? नोड्स यानी वो होते हैं जो हमारे लैन से जुड़ी होती कोई युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फ्लोटर, मॉडेम आदि जुड़े होते हैं। यानी जो लैन नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ी कोई भी डिवाइस या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फ्लोटर, मॉडेम आदि नोड्स कहलाते हैं। और प्रत्येक नोड एक विशिष्ट एड्रेस
होता है जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क की स्थिति किसी भी संचार कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। उसके बाद आता है 10वें नंबर का हब। हब का मतलब होता क्या है? हब एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि लैन में एक केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट का कार्य करता है। जो हब होता है वो लैन नेटवर्क में एक सेंट्रल बिंदु का कार्य करता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। लैन के जो सभी लोकल एरिया नेटवर्क के जो सभी नोड्स केबल के द्वारा हब्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, यानी नोड्स होते हैं हमारे जो डिवाइस से जुड़े होते हैं, उपकरण जुड़े होते हैं, उनको नोड्स कहा जाता है, जो हब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। लैन किसी दो नोड्स के बीच होने वाले जो संचार को जो समस्त डाटा संकेत के हब के माध्यम से ही होकर गुजरना पड़ता है। और हब होता है मुख्यतः निम्न प्रकार के हब हो सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से हब का चित्र देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हब है जिसके माध्यम से छोटे छोटे नोड से या कंप्यूटर के माध्यम से डिवाइस जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइस जुड़े होते हैं, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। पहला हब होता है डम हब। यह केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे संकेत में भेजने का कार्य डम हब का होता है। दूसरा होता है स्मार्ट हब। स्मार्ट हब का मतलब यानी यह संकेतों को प्रसारित करने का कार्य करता है। कि जो हमारे संकेत होते हैं उनको प्रसारित करने का कार्य करता है। क्या करते हैं? प्रसारित करने का कार्य करता है। यह यानी हब में केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का कार्य डम हब के माध्यम से किया जाता है। और इसमें संकेत होते हैं उनको प्रसारित करने के अलावा यह नेटवर्क का मैनेजमेंट भी ये स्मार्ट हब के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आता है बुद्धिमान हब यानी इंटेलिजेंट हब। इसमें हब की जो सभी प्रकार के नेटवर्क मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी को कार्य रखता है, और साथ ही यह एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ने का कार्य भी इस इंटेलिजेंट हब का होता है। एक से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी की सुविधा को प्रदान करने के लिए हम इंटेलिजेंट हब का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंटेलिजेंट हब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बैकबोन। अब बैकबोन क्या है? बैकबोन एक उच्च बैंडविड्थ यानी हाई बैंडविड्थ लिंक होता है, जिसे अनेक नोड को हब को जोड़ने का कार्य बैकबोन का होता है। और इसके माध्यम से बहुत सा जो डाटा होता है वह एक साथ गुजरा जाता है। किसी संस्था या बड़ी बिल्डिंग में लैन को जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है उसको बैकबोन के माध्यम से जोड़कर एक विस्तारित कैंपन वाइड नेटवर्क एरिया बनाया जा सकता है, जो नेटवर्क को बीच का सारा डाटा यातायात बैकबोन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। आपको बताया था ये यानी हाई बैंडविड्थ लिंक होता है। कौन सा हाई बैंडविड्थ होता है? जो हब के माध्यम से जोड़ने का कार्य होता है। उसके बाद आता है स्विच। स्विच क्या है? स्विच हब की तरह एक ऐसा कंप्यूटर यानी डिवाइस होता है जो विभिन्न नोड्स यानी जो कंप्यूटर उपकरणों को आपस में जोड़ने का कार्य स्विच के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? स्विच के माध्यम से किया जाता है। स्विच की जो कार्य प्रणाली साधारण हब की तरह ही से अलग होती है। क्या होती है? जो साधारण यानी इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो साधारण हब की कार्य प्रणाली से थोड़ी क्या होती है? अलग होती है। हब में एक स्रोत से डाटा को प्राप्त या सूचना से संबंधित सभी युक्तियाँ भेजी जा सकती है। स्विच में स्रोत से प्राप्त जो डाटा या सूचना को अपने डिस्टेंसी एड्रेस के अनुसार केवल जो कंप्यूटर या अलग कोई गंतव्य युक्ति यानी यूजर युक्ति के पास भेजने का कार्य कौन करता है? स्विच का कार्य होता है। और स्विच की सहायता से नेटवर्क के जो यातायात होता है, ट्रैफिक होता है, उसको कंट्रोलिंग किया जाता है। यातायात का मतलब होता है ट्रैफिक को कंट्रोलिंग करने का कार्य स्विच के माध्यम से ही किया जा सकता है। उसके बाद ये हमारा नेटवर्किंग चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नमस्कार।